ज्योग्राफी का जो आज हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज हमको देखना है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं देखेंगे और साथ ही साथ ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले महासागरीय जलधारा के बारे में बताएंगे। आपको महासागर हम पढ़ा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देखिए। ठीक है, तो महासागरीय जलधारा अब देखिए, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि का प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। जलधारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, तो आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुव है आपका और यहाँ पे ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ है। और आपको बताए हुए हैं हम कि 0 से लेकर के 40 तक और इधर 0 से लेकर के 30 तक के यहाँ जो है ना गर्म गर्म स्थल पाया जाता है, यानी यहीं पे ज्यादा सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो जब धारा यहाँ से नीचे आएगा तो गर्म होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा। और उसी तरह से जब धारा ऊपर से नीचे आएगा तो ठंडा होगा, और जब यहाँ बीच से यहाँ से 0 से ऊपर जाएगा तो गर्म होगा। ठीक है, तो यही एक है ठंडा और एक है गर्म जलधारा। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इसमें गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा के बारे में और अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, कथा गर्म जलधारा निम्न अक्षांश से न कथा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंध से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर चलने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब कि गर्म यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो गर्म होगा। ठीक है, ये प्राय भूमध्य रेखा से न ध्रुवों की ओर, बोलते हैं ना, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुव आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव है हमारा, तो नॉर्थ जाए तो ऊपर वाला और साउथ जाए तो नीचे वाला। ठीक है, तो कहता है भूमध्य रेखा से न ध्रुवों की ओर चलती है। इसके चलने आप गर्म के बारे में जान लीजिए, गर्म का भूमध्य से चलेगा ध्रुव की ओर, भूमध्य से, ठंडा वाला चलेगा ध्रुव से भूमध्य की ओर। याद रहेगा ना, कोडिंग बैठा लीजिए कि गर्म है तो भूमध्य से चलेगा ध्रुव की ओर, और ठंडा है तो ध्रुव से चलेगा भूमध्य की ओर। बस इतने कोडिंग कर लीजिए, परीक्षा में आपको कोई नहीं फंसेगा क्वेश्चन। कहा एक प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। इसके जल को ना तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से ना अधिक रहता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। यानी कि जब गर्मी है इसमें, जब जिधर जाएगा जो ठंडा है ना उसको गर्म कर देगा। ठीक है, अब है दूसरी आपको ठंडी जलधारा। कहा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। तो ऊपर हुआ तो उच्च अक्षांश हुआ ना, और ऊपर से नीचे आया तो निम्न अक्षांश हुआ। ठीक है, तो वही कहता है आपको उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुव से न भूमध्य की ओर, ध्रुव से, हाँ, तो ये आप यहाँ पे आपका ध्रुव है, ध्रुव से नीचे आएगा भूमध्य की ओर। ठीक है, इसके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं ना जिन क्षेत्रों में चलती है वहां ना तापमान घटा देती है। क्या कर देती है? क्योंकि ये खुद ठंडा लेके आएगा, तो जो भी रास्ते में आएगा उसको ठंडा करने चलेगा। ठीक है, अतः उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी ना दाईं ओर, अब याद रखिए ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध की अपने दाईं ओर, अपने अब इधर से खड़े हो तो इधर का दाएं होगा, जब इधर खड़े होंगे तो इधर दाएं होगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के दाईं ओर, आज दक्षिण गोलार्ध के बाईं ओर। ठीक है, देखिए अब आगे कहता है उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरोलसिस बल के प्रभाव के कारण होता है। अब पूछेगा कि ये पूरी परीक्षा में आपको लिख देगा उत्तरी गोलार्ध की जलधारा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा बाईं ओर बहने का क्या रीजन है, किस कारण से बहती है? तो कोरोलसिस बल के प्रभाव से। कथा महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य अवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है, यानी गर्म जलधाराएं ठंडी सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरी की ओर बहती है। तो ये एकमात्र ना आपको हिंद महासागर में होता है, जो आपका ये हिंद महासागर है। ठीक है, सिर्फ इसी में होता है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए जैसे प्रशांत महासागर ना की जलधारा, जैसे आप यहाँ देखिए ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये भी प्रशांत महासागर है। तो इस प्रशांत महासागर में कुछ जलधाराएं चलती है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, हालांकि ग्लोब से अच्छा से आपको समझ में आता है, लेकिन मैप पर है। देखिए कुछ ठंडी जलधारा, ठंड के बारे में आपको क्या बोले हैं कि आपको ध्रुव से चलेगा भूमध्य की ओर। तो देखिए क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है, ये ना ठंडी है। कैसी है? तो परीक्षा में आपको प्रकृति पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है कि ठंडा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्यूराइल विषुवत रेखीय ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर के। ठीक है, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी है। हम्बोल्ट ऐसी पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, ये भी
ठंडी है। उसके बाद अंटार्कटिक की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये सब प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा हुआ। अब प्रशांत महासागर के कुछ गर्म जलधारा के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये गर्म है। उसके बाद क्यूरोसिवो की जलधारा, ये भी गर्म है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, ये भी गर्म है। अलास्का, ये भी गर्म है। उसके बाद एल नीनो, ये भी गर्म है। उसका सुसीमा गर्म है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है। अब विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी गर्म है। तो ये सब प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको अलास्का पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछता है सबसे ज्यादा, याद रखिए अलास्का के बारे में, ठीक है। क्यूरोसिवो के बारे में, सब गर्म है। एल नीनो के बारे में गर्म है। अब प्रशांत तो गर्म ही है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे पूछता है। उत्तरी प्रशांत की जलधारा कैसे ना गर्म है, तो सब ज्यादा परीक्षा पूछता है गर्म वाला, ठीक है, याद रखिए। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर, ये वाला है ना आपका अटलांटिक, तो ये दक्षिण अटलांटिक और ये उत्तरी अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर की जो भी अब जलधारा है उसको देखिए, वो जो ठंडा है गर्म है। तो देखिए पहले ठंडा देखते हैं, जैसे लेब्राडोर। परीक्षा में आपको ये भी पूछ देगा, ठीक है, कि लेब्राडोर किसकी जलधारा है। हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चाहे मिलान करने वाला दे देगा 5 गो, अब मिला ये कौन महासागर कैसे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो आपको पूछेगा लेब्राडोर, ये है ठंडा अटलांटिक महासागर के। उसके बाद वेनेजुएला, ये भी है अटलांटिक महासागर के ठंडा। कनारी जलधारा, ये भी है ठंडा। पूर्वी ग्रीनलैंड का जलधारा। उसके बाद अटलांटिक अंटार्कटिका की जलधारा, इसमें ठंडा है। उसके बाद फॉकलैंड की जलधारा ठंडा है। तो इसमें सबसे ज्यादा लेब्राडोर पूछता है, ठीक है, लेब्राडोर और कनारी, दोनों को याद रखिए, सबसे ज्यादा पूछता है ठंडा जलधारा, ठीक है। अब देखते हैं अटलांटिक ना गर्म जलधारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है। उसका गल्फ स्ट्रीम गर्म है। तो सबसे ज्यादा गल्फ स्ट्रीम के बारे में पूछा जाता है, याद रखिए, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी गर्म है। ब्राजील की धारा गर्म है। विपरीत विषुवत रेखीय जो गिनी के तट पर चलता है, गिनी जलधारा, ये भी गर्म है। और इरमिंजीर की जलधारा, ये सब गर्म है। अब आपको पूछेगा इरमिंजीर की जलधारा किस महासागर की है, तो अटलांटिक महासागर की। तो इसको 2-3 बार पढ़िएगा तब याद रहेगा आपको। परीक्षा में बैठने से पहले ना इसको अच्छा से पढ़कर तब जाइएगा, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ना तो पहले के पढ़ ले रहिएगा, परीक्षा देने जाइएगा ना तो यहाँ पे कंफ्यूजन रह जाता है आपको, इसमें जो उसमें हो जाएगा। मिलान करने वाला तो अक्सर गलती हो जाता है, इसलिए याद कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है। जैसे ठंडी जलधारा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो हिंद महासागर में चलती है, ठंडी है। उसके बाद गर्म के बारे में देखिए, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म है। अगलुहास की जलधारा गर्म है। हिंद महासागर से ना 2 को ज्यादा पूछता है, एक है मोजाम्बिक की जलधारा और अगलुहास, ये दोनों ना गर्म है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कम है तो अच्छा रहेगा, याद कर लेंगे। एगो मोजाम्बिक, ठीक है, तो ठंडा लगता है तो मोजा बनते हैं ना, तो आगे मोजाम्बिक, ठीक है। तो मोजाम्बिक कैसा है, तो गर्म है, ठीक है। अगलुहास की जलधारा गर्म है, ठीक है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखना सरगासो सागर के बारे में, ठीक है। सरगासो सागर के बारे में देखिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा बताते चलेंगे। कथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पहले ना 20 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 23 है, 23 नीचे 20 होगा ना जी, 20 या इसके नजदीक 20 होगा ना। यहाँ से चल जाएगा 45 है तो इसके नीचे 40 होगा ना, 40। तो इसी के बीच में है ये सब, इसी के बीच में है ये सब जलधारा है, मतलब सरगासो सागर, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश में 35 से 75 और उत्तरी अक्षांश है ना, तो इसमें 35 देखिए, यहाँ 30 है ना, तो बीच में 35 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 75 हुआ ना, ठीक है। अब पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर में, ठीक है। तो पश्चिमी देशांतर देखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ था आपका 75, ठीक है, और यहाँ पे था 35, ठीक, ये नहीं पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ 75, यहाँ पे 35 और इसी के नीचे होगा सरगासो सागर, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी देशांतर में के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सरगासो सागर कहते हैं, यानी कि शांत है। सरगासो सागर कैसा है, शांत है, ठीक है। तो इसी को शांत जल को सरगासो सागर के नाम से जाना जाता है। यह ना गल्फ स्ट्रीम और कनारी की धारा, मतलब यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम मिलता है और कनारी की धारा वहां पे मिलता है, तथा उत्तरी विषुवत जलधारा चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे ना एगो गल्फ स्ट्रीम आएगा, कनारी आएगा
विषुवत रेखीय जलधारा आएगा, ये सब आके ना यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एकदम बीच में सेंटर में, ठीक है। और ये ना शांत क्षेत्र कैसे ना, इसके तटीय पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, कैसी रहती है, मोटी समुद्री घास ना तैरती रहती है, ठीक है। तैरती, अब तैरती रहेगी ना घास तो उसको खाने के लिए वहां पे क्या आएगा, वहां पे मछली आएगा। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगोसो कहते हैं, मतलब ये जो घास तैरते रहता है ना उसके क्षेत्र ऊपर स्तर पर, तो उस घास का नाम है सरगोसो। क्या नाम है, सरगोसो घास का नाम है, ठीक है। तो सरगोसो घास का जिसके नाम पर है ना, इसका नाम सरगोसो सागर पड़ा, यानी कि सरगोसो सागर में ना 3 जलधारा आके मिला, वहां पे शांत क्षेत्र बन गया, और शांत क्षेत्र बन गया ना वहां पे वो घास निकला, उस घास का नाम है सरगोसो। इसी घास के नाम पर ना इसका नाम है सरगोसो सागर, ठीक है। इसी घास का नाम है इसका सरगोसो सागर। सरगोसो सागर जड़ विहीन घास होता है, उसमें जड़ नहीं होता है, समझ गया, इसलिए तैरते रहता है। सरगोसो सागर का क्षेत्रफल लगभग ना 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ना अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री मिलती है, ठीक है। कहता सरगोसो सागर को ना सर्वप्रथम ना स्पेन के नाविक ने देखा था। सरगोसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं, तो आप परीक्षा में पूछेगा महासागरीय मरुस्थल कौन है, इसको ना महासागरीय मरुस्थल के ना उपमा दिया गया है, याद रहेगा, यानी महासागर में ना मरुस्थल, ठीक है, याद रखिए। सरगोसो सागर को बोलते हैं, परीक्षा में पूछा है, आपसे पूछेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सरगोसो सागर में ना वहां पर मछली घास खाने आती है, इसलिए वहां पर मछली बहुत पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी जलधारा गर्म जलधारा जहां मिलता है ना वहां पे मछली का उत्पादन बहुत होता है। अब देखिए, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती है, एगो गर्म है वो ठंडा, कहा, न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर, ठीक है। तो न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक, देखिए मैं बैंक लगा रहते में पैसे जमा नहीं होता है, यहाँ इसका नाम है ग्रैंड बैंक, क्या नाम है, ग्रैंड बैंक। तो यहाँ पे ना मछली का उत्पादन बहुत होता है, क्यों, क्योंकि एक तरफ से ठंडा एक तरफ से गर्म दोनों जल आके मिला ना, तब जब ठंडा गर्म जाके मिला तो वो मछली के लिए ना अनुकूल हो गया, ठीक है, उसको खाने के लिए मिल जाएगा, उसको रहने के लिए मिल जाएगा, तो है ना मछली का उत्पादन बहुत होता है। तो ये जो ग्रैंड बैंक है ना मछली उत्पादन क्षेत्र है, कौन सा, हाँ याद रहे ना, ग्रैंड बैंक कौन है, पैसे जमा करे वाला नहीं, मछली उत्पादन क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक पाया जाता है, ठीक है। इस तरह ना कई सारे और बैंक है जिसके बारे में बताएंगे। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है ना वहां ना प्लैंटन नामक घास मिलता है, यानी एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा जाकर के जहां मिलेगा ना वहां प्लैंटन घास होगा, ये घास को ना मछली बहुत अच्छे से खाएगा, बहुत अच्छे से उसको खाना मिलेगा, तो जहां खाना मिलेगा वहां मछली रहेगा ना, तो घास खाने के लिए मछली आता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलते हैं वहां पे कौन सा मछली मिलता है, प्लैंटन, प्लैंटन नामक घास मिलती है, जो मछली के लिए प्रमुख आहार है, जिससे ना उस स्थान पर ना मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। अब एगो उधर ग्रेट बैंक बना था ना, अब है डागर बैंक, कौन है, डागर बैंक, ये उत्तरी सागर यूरोप में स्थित है, ठीक है, डागर बैंक, ये भी ना मछली उत्पादन का ना बहुत अच्छा केंद्र है, क्योंकि वहां प्लैंटन घास मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक, तो ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक और डागर बैंक, ये सब कैसे ना कैसे रखने वाला बैंक है, नहीं, यहाँ पे ना मछली उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लैंटन नामक घास मिलता है जिससे मछली का बहुत उत्पादन होता है वहां पे, ठीक है। जापान के निकट क्यूरोसिबो की जलधारा और अयोसिबो की जलधारा, यानी वो ठंडा है वो गर्म, आगे वहां मिल गया, ठीक है, तो वहां ना घना खुरा छाया रहता है, ठीक है। महासागर के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के ना अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है, फलस्वरूप प्रति विषुवत रेखीय धारा का प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। अब है ला नीनो के बारे में समझने के लिए, ठीक है, एक शीतल जलधारा, ला नीनो कैसा ना शीतल ठंडा वाला, एल नीनो गर्म वाला, ठीक है। कहता है ला नीनो एक शीतल जलधारा है जिसकी ना उत्पत्ति पेरू के तट पर, यह पूछेगा कि ला नीनो कहां उत्पन्न होता है, पेरू के तट पर, ठीक है, क्षेत्र में होती है। यही एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, जिसकी ना उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीनो का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू के तटीय क्षेत्र को होती है। यही कभी कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है, यानी एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव ना वैश्विक रूप से होता है, ठीक है। जिस वर्ष ला नीनो जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है, यानी कि जब ला नीनो आएगा ना तो यहाँ पे खूब अच्छा वर्षा होगा, ठीक है, लेकिन जब एल नीनो आएगा तो सुखाड़ पड़ जाएगा, वर्षा नहीं होगा, ठीक है। तो वही कहता है जिस वर्ष ला नीनो का जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होती है, वही एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि यहाँ पे वर्षा नहीं होगा, ठीक है।
समझ गया। लेकिन चीन में जाकर के ना बहुत वर्षा होगा, अपने आप से कट जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद ना आपको थोड़ा ज्वार भाटा के बारे में समझना है। आप समझते हैं ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। ज्वार भाटा के बारे में समझते हैं। देखिए ज्वार भाटा, इसको टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा एवं सूरज की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ना ज्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि सागर का ये जो जल है ना, तो सूरज के आकर्षण से ना ये ऊपर उठेगा और गिरेगा, ऊपर उठेगा गिरेगा, ऊपर उठेगा गिरेगा, फिर ना वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब आगे बढ़ते बढ़ते वापस आ जाएगा। समुद्र का जल ऐसे ना चलता है, ऐसे करके एक बार टकराया फिर टकरा करके वापस आएगा। इसका कारण क्या है? चंद्रमा और सूरज का ना गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूरज का गुरुत्वाकर्षण। लेकिन चंद्रमा धरती के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ना ज्यादा ही प्रभावित होता है, ठीक है। और साथ ही साथ पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण ये होता है, ठीक है। तो देखिए ज्वार भाटा के बारे में, चंद्रमा एवं सूरज के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरने और पीछे हटने को ना भाटा कहते हैं। यानी कि जब आगे बढ़ रहा है तो ज्वार है, और जब वापस आ रहा है तो भाटा है, समझ गया ना। वो बहुत बड़ा लहर बन के जाता है, बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। तो यानी समुद्र की चीज को फेंक देगा शहर में, और शहर को चीज खींच के लेके चल जाएगा समुद्र में, ठीक है। तो लेके जो आएगा ज्वार, खींच के ले जाएगा भाटा, ठीक है। तो भाटा को अंग्रेजी में इब कहते हैं, ठीक है। सागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए ना उत्तरदायी कारक कौन कहते हैं? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का ना अपकेंद्रीय बल, इन तीनों के कारण ज्वार भाटा आता है। परीक्षा में आपको पूछेगा ज्वार भाटा का कारण क्या है, तो ध्यान से क्वेश्चन में ऑप्शन खोजिएगा, खाली गुरुत्वाकर्षण मार के भाग नहीं जाइएगा, ठीक है, एक नंबर कट जाएगा। ये तीनों कारण है, ठीक है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के ना अपकेंद्रीय बल, ये तीनों उत्तरदायी है, ठीक है, ज्वार भाटा के लिए। कहता चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल सूरज की अपेक्षा ना दोगुना होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना धरती के नजदीक है, क्योंकि यह सूरज की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। कहता अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूरज एवं पृथ्वी एक सीधा में होता है, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार, महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या फिर अष्टमी को सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के ना केंद्र पर समकोण बनाती है। इस स्थिति में ना सूरज और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने का ना प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। इस दिन ना निम्न ज्वार आता है, ठीक है, या तो सप्तमी के या तो अठवीं के निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। यानी महीना का कब 2 आएगा, ठीक है, सप्तमी या फिर अठवीं के निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच ना 7 दिन का अंतर होता है। कितना? 7 दिन का अंतर। पृथ्वी पर ना प्रत्येक स्थान पर ना प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ना ज्वार आता है, और तथा 6 घंटे 13 मिनट के बाद ना भाटा आता है। तो ज्वार जाते हैं ना ऐसे करके जाता है, अब भाटा वापस करके आ जाता है, ठीक है। तो समय याद रखिए, परीक्षा में पूछता है 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार और 6 घंटा 13 मिनट पर भाटा। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, कई बार? एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के ना अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। अगर सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आती है, किंतु इंग्लैंड के ना दक्षिणी तट पर ना साउथ टैप द्वीप है, द्वीप का नाम है साउथ टैप, यहाँ पर ज्वार ना दिन में ना 4 बार आता है, ठीक है। 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार ना उत्तरी सागर से होकर आता है, ठीक है। विश्व का ना सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवाकोस्कियो में स्थित फंडी के खाड़ी में आता है। तो आप देख लीजिए उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा है ना, कनाडा में वो फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी में ना संसार का ना सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। तो कहता ज्वारीय उभार की ऊंचाई इतना 15 से 16 मीटर के ना बीच होता है, ठीक है। यानी 15 से 16 मीटर 15 से 16 मीटर ना ऊंच रहता है, उतना ऊंचा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आपको यहाँ प्रश्न पूछता है कि संसार में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो फंडी के खाड़ी में, याद रहेगा ना, फंडी के खाड़ी में सबसे ज्यादा ऊंचा आता है। परीक्षा में पूछता है, आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होता है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, ठीक है। तो संसार में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आएगा? फंडी के खाड़ी में। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी द्वारा और तरह तरह के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण बातें, और अगला जो टॉपिक है आपका वायुमंडल देखेंगे, वहां से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है।